तो मैं फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और जितनी बार YouTube पर आना होता है तो शायद ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बोलना पड़ता है। तो आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने द्रवीय विलयन जो होता है उसके वाष्प दाब के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर दो द्रव हैं, दोनों ही वाष्पशील हैं, दोनों के एक में मिलाया जाए तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए राउल्ट का नियम था कि अगर दो द्रव हैं, उन द्रवों का जो वाष्प दाब होगा, अगर मान लीजिए एक द्रव A है तो उस A वाले का जो PA होगा प्रोपोर्शनल टू XA होगा, इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसको हम लोग 1 2 दिन लिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इसी को आज AB लेंगे। और जो PB होता है वो कितना होता है, वो भी ऐसी प्रोपोर्शनल टू XB के होता है। और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा था जो उसकी प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर के बराबर था, यानी कि PA इक्वल टू होगा P0A XA। ये इस तरह से कुछ आ रहा था। और P0A क्या है, इसका जो प्योर कंडीशन में था तब उस कंडीशन में इसका वाष्प दाब था। यानी कि अगर XA इक्वल टू 1 हो जाए, XA इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तो यानी कि मतलब B वाला है ही नहीं, तो उस समय में जो PA होगा वो P0A यानी कि जो प्योर कंडीशन में उसका वाष्प दाब था उतना ही होगा। उसके लिए हम लोग एक ग्राफ भी बनाए थे और वहाँ पर हम लोग देखा था कि ये दो इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन है, A और B हैं। यहाँ पर B ज़्यादा वाष्पशील है इसलिए इसका वाष्प दाब यहाँ पर P0B इस कंडीशन में है और ये P0A है। ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे। ये P0A तब है जब XA की वैल्यू 1 है और P0B तब है जब XB की वैल्यू 1 है। इधर की ओर हम जैसे जैसे जा रहे हैं XA घटता जा रहा है, ठीक है, इधर की ओर जाएंगे तो XB घटता जा रहा है। इस तरह से हम लोग देखे थे। ये जो फिगर था या ये जो ग्राफ था वास्तव में तब ऐसा ग्राफ मिलेगा जब A और B दो लिक्विड थे। तो अगर सपोज अगर ये H2O रहा हो और ये C2H5OH रहा हो, एल्कोहल रहा हो या कोई और भी रहा हो, हम अभी AB ही ले रहे हैं, तो A और A के बीच जो इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वैसे ही B के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे। मतलब अगर ये H2O रहा हो तो H2O के बीच, मतलब H2O मॉलिक्यूल है, इसका H2O के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहा होगा। अगर ये मान लीजिए C2H5OH है तो इसका C2H5OH के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या इसी को NCERT में अन्योन्य आकर्षण बल लिखा है। तो ये इंटरेक्शन इस तरह से, तो ऐसा तभी होगा जब A और A के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बराबर हो किसके, B और B के हो, और A और B के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो बराबर हो किसके, A और A के और B और B के। यानी B के और B का आपस में B के साथ जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, A का जितना A के साथ था, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B के बीच में भी होगा। तब ऐसी कंडीशन आएगी। इसको हम लोग बोलेंगे तब ये आइडियल सोल्यूशन है। और ये क्या करेगा, ये राउल्ट के नियम का किसी भी सांद्रता पर पालन करेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो पिछला टॉपिक था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी में हम लोग ये कह रहे हैं कि आदर्श विलयन कब होगा। आदर्श विलयन हम लोग उसको बोलेंगे जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करे। और राउल्ट के नियम क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो PA होगा X मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, या जो P टोटल होगा वो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा आएगा तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी और ये आदर्श विलयन होगा। लेकिन वास्तव में इस तरह से आदर्श विलयन कोई नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो A के बीच जो इंटरेक्शन है या B के बीच जो इंटरेक्शन है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच भी इंटरेक्शन होगा। अगर जैसे मान लीजिए आप कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी सोल्यूशन ले रहे हैं, सपोज अगर यहाँ पर जैसे N-हेक्सेन या N-हेप्टेन लिखा है, तो N-हेक्सेन के अपने मालिक्यूल का इंटरेक्शन, फिर N-हेप्टेन जो अपने मालिक्यूल के बीच इंटरेक्शन है, अगर उन लोगों का इंटरेक्शन किसके बराबर हो, पहले वाले के बराबर ही हो, तब तो आइडियल सोल्यूशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये आइडियल कंडीशन होगा। और आइडियल सोल्यूशन के कुछ और भी गुण होते हैं। ये तो एक कंडीशन है कि राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। और क्या बातें हैं, दो खास बातें और हैं कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं होता है, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए। यानी कि दो सोल्यूशन आप जब मिला रहे हैं तो ना तो गर्म हो ना तो ठंडा हो, इस तरह से होना चाहिए। और दोनों को मिलाने पर जो आयतन परिवर्तन है वो 0 होना चाहिए। एक्चुअली आप लोग शायद ना जानते हो, कभी कभी जब दो लिक्विड को आप आपस में मिलाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा या हो सकता है कि घट भी जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो इस तरह ऐसा जो जहाँ पर होगा, यानी कि जो विलियम राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, साथ में ये दो गुण भी रहेंगे,
उसको हम लोग आदर्श विलयन कहेंगे। वास्तव में कोई भी आदर्श विलयन नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर और लगभग सेम रहता है, तो लगभग आदर्श विलयन जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे NHCN, NF10 दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम है, तो इसलिए इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो लगभग बराबर ही होते हैं। यानी हेप्टेन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हेक्सेन के जो बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही इन दोनों के बीच भी लगभग उतनी ही है। आप समझ रहे हैं ना। अगर इसको हम लोग A माने तो A के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको अगर B माने तो B के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही अट्रैक्शन A और B के बीच भी है। इस कंडीशन में आदर्श विलयन बनता है। तो ये कुछ जो यहाँ पे जैसे NHCN, हेप्टेन लिखा है, ब्रोमोएथेन है, क्लोरोएथेन है, बेंजीन है, टॉल्यूइन है, तो इनके स्ट्रक्चर लगभग सेम है, तो इसलिए ये आदर्श विलयन बनाते हैं। तो आदर्श विलयन का ये डिफिनीशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये राउल्ट का नियम था जो हम लोग पढ़े थे, और ऐसा अगर पालन हो रहा है तो आदर्श विलयन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अनादर्श विलयन क्या होता है। तो आइए देखते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, किसी भी सांद्रता पर वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो अनादर्श विलयन में भी दो कंडीशन आएगी, या तो वो जो राउल्ट के नियम से हम लोग वाष्प दाब निकाल रहे थे, P total इक्वल टू PA प्लस PB, या तो वाष्प दाब उससे ज़्यादा आएगा या तो वाष्प दाब उससे कम आएगा। ये सपोज अगर ये आइडियल कंडीशन थी, तो अगर इसको हम लोग धनात्मक विचलन की तरह देखें, दो तरह का विचलन होगा, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या तो निगेटिव डेविएशन होगा। पॉजिटिव डेविएशन में जो वाष्प दाब होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जबकि निगेटिव डेविएशन में जो वाष्प दाब होगा वो पहले से कम हो जाएगा। तो इस तरह से धनात्मक विचलन भी हो सकता है और ऋणात्मक विचलन भी हो सकता है। तो क्या होगा, क्या इसमें सपोज अगर ये एक A और B दो लिक्विड हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए A है और एक B है, तो धनात्मक विचलन कब होगा, तो A और A के बीच अपना इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी आकर्षण बल होगा, और ऐसे ही B के बीच होगा। जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो एक नया इंटरेक्शन A और B के बीच भी आएगा, एक अब नया इंटरेक्शन A और B के बीच ही पैदा होगा, दोनों एक में मिल रहे हैं। तो अगर ये जो इंटरेक्शन A और B के बीच है ये कम हो इस वाले से और इस वाले से, यानी इसका मतलब ये है कि A जो है B के पास नहीं जाना चाहता है और जो B है वो A के पास नहीं जाना चाहता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को एक तरह से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाह रहे हैं। जितना कि A के पास जाना जा रहा है और इतना कि B के पास जाना चाह रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि A भी तेजी के साथ वेपर के रूप में निकल सकता है और B भी तेजी के साथ निकल सकता है, क्योंकि दोनों का आपस में आकर्षण नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो A का प्रेशर था, ये वाला जो प्रेशर था वो वाला भी पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, जो B वाला है वो भी पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो जो टोटल प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा जब होगा तो उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक विचलन। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस चीज़ को आप एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है, नोट्स बनाना चाहें तो लिख लेंगे वहीं से, बाकी सब तो लिख ही दिए थे। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है अच्छे से, आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो A B के बीच आकर्षण है, अन्योन्य क्रिया है, वो A और B और B से कम है। उस कंडीशन में वाष्प दाब बढ़ जाता है। जब वाष्प दाब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग धनात्मक विचलन कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे उसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पर भी A और B थे, तो A और A के बीच आकर्षण होगा, B और B के बीच आकर्षण होगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो एक नया इंटरेक्शन AB बनेगा। लेकिन यहाँ पर A और B के बीच जो आकर्षण है वो A और B और B के बीच जो आकर्षण है उससे कहीं ज़्यादा है, यानी कि अब दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं तो दोनों ही वाष्प के रूप में बाहर जाने की टेंडेंसी नहीं रखेंगे। जब नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वाष्प कम बनेगा, जब वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जो ये वाला वाष्प दाब है ये वाला कम हो जाएगा पहले से, जितना कि राउल्ट के नियम से आना चाहिए था उतना नहीं आएगा बल्कि कम आएगा। और ये वाला भी क्या होगा, जितना आना चाहिए था उससे कम आएगा, तो जो टोटल प्रेशर था वो भी कम आएगा। तो इस तरह से ये ऋणात्मक विचलन होगा। तो ऐसा जैसे आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल थे, वैसे ही धनात्मक विचलन के कुछ एग्जाम्पल हैं, वैसे ही ऋणात्मक विचलन के भी एग्जाम्पल है। ऐसे विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और ऐसे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एनसीईआरटी में 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल याद रखने होते हैं। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर धनात्मक विचलन की बात करें तो एक एग्जाम्पल है एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण जो होगा, जो विलयन बनेगा वो क्या, उसका वाष्प दाब
पहले से कहीं ज़्यादा आएगा, जैसा कि राउल्ट के नियम से आना चाहिए तो उससे कहीं ज़्यादा आएगा। और जबकि जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण होगा तो उसका जो वाष्प दाब होगा राउल्ट के नियम से जितना आना चाहिए था उससे भी कम आएगा। तो इस तरह से हम लोग आज समझे हैं कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने का मतलब है कि राउल्ट के नियम के अनुसार जितना दाब आना चाहिए थे या तो उससे कम आए या तो उससे ज़्यादा आए। तो जब ज़्यादा आता है तो उसको हम लोग धनात्मक विचलन कहते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है, अभी हम लोग देखे थे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी में वेरिएशन हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा था। और ऋणात्मक विचलन में जब वाष्प दाब कम हो जाता है राउल्ट के नियम से। तो इस तरह से हम लोगों का ये आदर्श विलयन का भी कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग करीब 10-10 मिनट का वीडियो या 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं बना रहे हैं। तो अगर धीरे धीरे भी आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ ही दिनों में 2-4 लेक्चर और लगेंगे तो एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब कोशिश हम लोगों की यही है कि रोज़ एक वीडियो आप देखते रहें और नोट्स भी बनाते चलें, तो हम लोग जल्दी ही सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।